नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो श्रृंखला कल शुरू की गई थी उसको आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे 10 नए प्रश्नों पर और जानेंगे उनका व्याख्यात्मक हल। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को और देखते हैं कि आज हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने देश के कुल कितने रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई उपलब्ध कराने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है 4000, दूसरा 3000, तीसरा 3250 और चौथा 5500। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर इस प्रश्न का निकल के आएगा वो है डी ऑप्शन, 5500 स्टेशनों पर वाईफाई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया गया है। आइए इसके बारे में कुछ व्याख्यात्मक रूप से जान लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने देश भर में, मैंने जैसा कि बताया कि 5500 स्टेशनों पर सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण कर लिया है। झारखंड राज्य के पालूम जिले का महुआ मिलन स्टेशन जो है वहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे जोन जो कि धनबाद में डिवीज़न में आता है, यह जो है 55वां मतलब 5500वां स्टेशन बन गया है जिसमें कि मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन से जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और सिर्फ 46 महीनों में, कितने महीनों में, 46 महीनों में के अंतराल में अभी देश भर में कुल 5500 स्टेशनों पर वाईफाई सफलतापूर्वक उपलब्ध करा दिया गया है, वो भी मुफ्त और सार्वजनिक वाईफाई। सभी रेलवे स्टेशन जिनमें कि हाल्ट को छोड़कर वाईफाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय रेलवे की फ्री वाईफाई सुविधा रेल वायर के तहत उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय रेलवे ने रेलटेल को रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त हाईफाई स्पीड वाला वाईफाई प्रदान करने का आदेश दिया है। यह कदम रेलवे स्टेशनों को डिजिटल समावेशन के केंद्र में बदलने के लिए उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? रेलवे स्टेशन को डिजिटल समावेशन केंद्र में बदलने के लिए। रेलटेल एक मिनी रत्न श्रेणी 1 भारत में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियाद के ढांचे प्रदाताओं में से एक है। इसकी स्थापना भारतीय रेलवे ने सितंबर 2000 में की थी, जिसका मुख्यालय की अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय है हरियाणा में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं पीके सिन्हा, अजय कुमार भल्ला, विजय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें वो है सी, के विजय कुमार। सी, के विजय कुमार हमारे जो हैं इसमें इनको केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो के विजय कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य के तत्कालीन गवर्नर के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एक प्रश्न यहाँ से ये निकल के आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, राज्य के तत्कालीन गवर्नर कौन है? तो ये हैं सतपाल मलिक। इनको ध्यान में रखिए। भारतीय पुलिस सेवा के ये 1975 बैच के अधिकारी हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और वामपंथी चरमपंथी प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधी मामलों में ये मंत्रालय को सलाह देंगे। इनके कार्यकाल में सबसे अधिक जो चर्चा इनकी रही थी वो 2004 में जब वन तस्कर वीरप्पन को मारा गया था उस समय रही थी। और अगर देखें तो जो विकल्प में हमारे 2 नाम और दिए हैं जिसमें नाम दिए गए हैं, तो अजय कुमार भल्ला जो कि इस समय गृह सचिव हैं
और पी के सिन्हा जो कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किस शब्द को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। यहां पर ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। फेक न्यूज, दूसरा है क्लाइमेट इमरजेंसी, तीसरा है स्माइली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है क्लाइमेट इमरजेंसी। देखते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी यानी कि जलवायु आपातकाल जो है उस वर्ड को, इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। बायोसाइंस नामक की पत्रिका में प्रकाशित एक पत्र में 11,258 हस्ताक्षर हैं, जिसमें से 69 भारतीय शामिल हैं, ने वैश्विक जलवायु आपातकाल को घोषित किया है। इस रिपोर्ट का अगर नाम की बात करें कि इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया है, तो वर्ल्ड साइंटिस्ट इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है। यह 40 वर्षों के डेटा के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। किस चीज पे आधारित है? वैज्ञानिक विश्लेषण, जो कि 40 वर्षों का डेटा है उस पर। इसमें 1979 में जिनेवा में प्रथम जलवायु सम्मेलन के बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख सूचकांकों को प्रदर्शित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा चौथा। प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? यहां पर थोड़े लंबे कथन दिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है कि 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती के महोत्सव के दौरान इस योजना की शुरुआत की थी। हमारा ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में इस योजना का उद्देश्य गैर लकड़ी के छोटे वन उत्पादन, वन की वास्तविक संपत्ति का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका उत्पन्न करना। तीसरे ऑप्शन में है जनजातीय जमाकर्ताओं और कारीगरों की MFP केंद्रित आजीविका के विकास को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारी जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है इसके अंतर्गत ये सभी ऑप्शंस जो हैं रखे गए हैं। इस तरह हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 7 दिसंबर 2019 को वन धन जो ये हमारी है प्रधानमंत्री वाली योजना, वन धन योजना के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कितने दिन? 100 दिन। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है। इस मौके पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब तक 24 राज्यों में 676 कितने? 24 राज्यों में 676 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसे प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसियों के रूप में भारत के जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ यानी कि ट्राइफेड द्वारा लागू किया जाएगा। वन संपदा से समृद्ध जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्र जनजातीय समुदायों या लोगों के माध्यम से ही संचालित होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विक्रम लिमाय, अशोक चावला, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो यहाँ पर हमारा जो है ये हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जिनको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो जनवरी में अशोक चावला जो कि इसके चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, साउथ एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, नेपाल, भारत, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं।
तो साउथ एशियन गेम्स आयोजित हुए हैं नेपाल में। तो हमारा इस तरह ही इस प्रश्न में ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो साउथ एशियन गेम्स नेपाल में काठमांडू और पोखरा में आयोजित किए गए। भारत ने अब तक इसमें अगर हम बात करें कि कितने पदक जीते हैं, तो उसने कुल 214 पदक जीते हैं, जिसमें शामिल हैं 100 गोल्ड, 69 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 13वें साउथ एशियन गेम्स का मैस्कॉट ब्लैक बग है। 2022 में साउथ एशियंस गेम कहाँ होंगे? कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है, और माले, मालदीव में आयोजित होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार द्वारा मधु ऐप को लॉन्च किया गया है? तो मधु ऐप जो हमारा है उसको किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मधु ऐप को लॉन्च किया गया है ओडिशा के द्वारा। मधु ऐप है क्या, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मधु ऐप जो है वो स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि वीडियो के माध्यम से स्कूली छात्र जो हैं अध्ययन कर सकेंगे। तो ओडिशा सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप को लॉन्च किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन मधु ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा छात्र वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इस ऐप का नाम उत्कल गौरव मधुसूदन दास ये नाम है, जिनके नाम पर इसका नाम दिया गया है। और ये थे क्या? तो ओडिशा के पहले अधिवक्ता थे, जिनके नाम पर इस ऐप का नाम दिया गया। इस ऐप को विकास गंजम जिला प्रशासन द्वारा सरकार के T5T प्लान के अनुरूप दिया गया है। ये 5T क्या है इसको जान लेते हैं। 5T का मतलब है, पहले T का मतलब है टेक्नोलॉजी, दूसरे T का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, तीसरे T का मतलब है टीम वर्क, चौथे T का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन और पांचवें T का मतलब है टाइम। तो ये 5T को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और इसी के आधार पर इसको बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 8वां प्रश्न। हाल ही में बॉब विलिस का निधन हो गया, वे किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो है इंग्लैंड। वो इंग्लैंड की टीम के बॉब विलिस इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 9वां प्रश्न। किस राज्य द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं इसके, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हरियाणा ने इनको लॉन्च किया है। किस चीज़ को? पशु किसान क्रेडिट कार्ड को जारी किया है हरियाणा राज्य ने। बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए गए। हरियाणा के भिवानी में, कहाँ? भिवानी में पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजना में बैंक द्वारा दी जाने वाली राशियों की अगर हम बात करें तो गायों के लिए यहाँ पर 40,783 रुपये, वहीं भैंसों के लिए अगर हम बात करें तो 60,249 रुपये, और बकरियों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4,063 रुपये निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और 10वें प्रश्न, जो कि हमारा अंतिम, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। भारत और चीन के बीच युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन है बबीना, उमरोई और सी बेलगाम और डी इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा जो सही उत्तर है इसका वो है उमरोई, जहाँ पर भारत और चीन के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर बात करते हैं। तो भारत और चीन के बीच 7 दिसंबर, कब से? 7 दिसंबर से ये प्रारंभ हो चुका है और 7 दिसंबर 2019 को हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास की शुरुआत शिलांग के कहाँ हुई? शिलांग के उमरोई में हुई। उमरोई कहाँ है? शिलांग में। यह अभ्यास 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और वे चलेगा कब तक? ये 20 दिसंबर तक चलने वाला है। इसकी शुरुआत 2007 में कुनमिंग, चीन में हुई थी। तो ये थे हमारे आज के सेशन के 10 प्रश्न और उनका व्याख्यात्मक रूप से हल। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।